नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक तिवारी पाठशाला रेलवे एग्जाम सर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज तारीख है 25 फरवरी 2021 और आज के सुबह 7 बज चुके हैं। आप लोग अपने लिए करंट अफेयर्स के लिए तैयार हो जाइए। आपकी करंट अफेयर्स स्क्रीन पर लगी हुई है। बस आपको क्या करना है, आपको वही रोज की तरह दो काम, आपको अपनी चाय के साथ अपनी पेन और कॉपी लेकर बैठना है। चाय आपको नहीं पीनी है और आपको कॉपी पेन पे सब कुछ लिखना है। चाय ठंडी होने के बाद दोबारा उसको गर्म करके पीजिएगा। और इसके साथ दोस्तों सभी लोगों को क्लासेस शेयर करनी है। ये 25 फरवरी की क्लासेस शेयर कीजिए। और देखिए आप ही लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, जो हम इसको रात में रिकॉर्डिंग करके सुबह आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं और ये सब आप ही के लिए हो रहा है। तो आप लोग क्लासेस को शेयर करें, ये आपका कर्तव्य बनता है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अपने क्वेश्चंस को पहले देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर लगा हुआ है। हाल ही में हुनर हाट के 26वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हुनर हाट है क्या, पहले हमें ये जानना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, होशंगाबाद आपका नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ एक शहर है। हाल ही में कौन अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है? तो अभी 21 वर्षीय एक ब्रिटिशर है जिसने अभी हाल ही में अटलांटिक ओशन को पार किया है 70 दिन के अंदर, तो उनका अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? यहां पर दूसरा संस्करण हुआ है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा पहला संस्करण जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का था वो 2020 में भुवनेश्वर में हुआ था, उड़ीसा में, और अभी इस बार का होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 में क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का खिताब किसको मिला है? और इसके साथ हमें यहाँ पर बेस्ट फिल्म, बेस्ट वेब सीरीज, उनके एक्टर्स एक्ट्रेसेस, उनके नाम भी हमें जानने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में निर्यात संगठन फियो ने, जिसको FIEO कहते हैं, फियो ने नए अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया है? तो यहां पर आपका जो फियो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आपका फियो जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का उद्घाटन किसने किया है? और इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मैरीटाइम इंडिया समिट यानी समुद्री क्षेत्र के लिए जो समिट होती है, मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो इसके बारे में भी हमें पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में किस राज्य में स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने विश्व बैंक के साथ समझौता किया है? ऐसा पहली ही बार हो रहा है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट भी समझौते में भारत सरकार के साथ वर्ल्ड बैंक के सामने आई है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये आपको बताना है। तो 10 मार्च, 12 अप्रैल, 24 फरवरी या 22 अगस्त। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के आपके क्वेश्चन है। और चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। समय को व्यतीत नहीं करेंगे, फटाफट हम लोग अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए तो आपका पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, ये आपके लिए मैंने नए तरीके से एक रखा है कि आपके सारे क्वेश्चन एक बार में आप पढ़ सकते हैं और फिर उसके बाद आप लोग अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकते हैं। सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और क्लास को एक बार पहले शेयर कर दीजिए ताकि आपको दोबारा वो काम ना करना पड़े और सभी लोग जाग जाए, सभी लोग उठ जाए और करंट अफेयर्स को तैयार करें। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है आपका? हाल ही में हुनर हाट के 26वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? दोस्तों अगर पहले हम लोग यहां देखते हैं कि हुनर हाट होता क्या है। ठीक है, पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि हुनर हाट है क्या। तो असल में दोस्तों बात क्या है कि हमारे देश में जो कारीगर होते हैं, हमारे देश में जो शिल्पकार होते हैं, इन लोगों के बनाए गए उत्पादों के लिए कोई एक एग्जैक्ट मार्केट नहीं बनी। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे दोस्तों APMS मंडियों की बात की जाए, तो जो मंडियां होती है ना, मंडियों में किसान जाता है, वहां पर कोई भी मीडिएटर होता है या नहीं भी होता है, वो जाकर अपना माल बेचता है। तो वहां पर मंडियां किसके लिए बनी है? किसानों के लिए और उनके फूड प्रोडक्ट के लिए बनाई गई है, बेचने के लिए। वैसे ही दोस्तों हुनर हाट क्यों बनाया गया? क्योंकि जो शिल्पकार होते हैं, जो आपके कारीगर होते हैं, उनके लिए भारत में कोई भी अलग से एक मार्केट नहीं बनाई गई। तो इसके लिए क्या किया भारत सरकार ने? हुनर हाट के तहत 2016 में, दोस्तों 2016 में भारत सरकार ने एक बाजार का नाम रखा जिसका नाम रखा हुनर हाट। हुनर का मतलब उनकी उनकी स्पेशलिटी, हाट का मतलब बाजार। ठीक है,
तो हुनर हाट की शुरुआत हुई सबसे पहले दिल्ली में। कहां से हुई? सबसे पहले दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी दिल्ली से, ठीक है। सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी दिल्ली से, ठीक है। और इसकी दिल्ली से शुरुआत करने के बाद कौन से वर्ष में शुरू हुई थी दोस्तों? 2016 में ही शुरू हुआ था। अब इसमें है क्या, ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो शिल्पकार होते हैं, शिल्पकार जो होते हैं, इसके साथ साथ जो कारीगर होते हैं, वो लोग अपना माल बना के लाते थे और घोषणा की जाती थी कि यहाँ पर हुनर हाट लगने वाला है। तो सारे कारीगर देश विदेश, देश भर के अन्य क्षेत्रों से, सारे के सारे राज्यों और यूनियन टेरिटरी, कहीं से भी शिल्पकार और कारीगर आएंगे और आकर वो क्या करेंगे, कारीगर द्वारा अपने उत्पादों की बिक्री की जाती थी, ठीक है। तो ये अपने उत्पादों यानी अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री करते थे, अपने उत्पादों को बेचा करते थे। इस तरीके से दोस्तों 2016 में ही सिस्टम स्टार्ट। लेकिन भारत सरकार को एक चीज और समझ में आई कि क्यों ना इस हुनर हाट को ऑनलाइन भी लाया जाए। तो इसके लिए दोस्तों एक वेबसाइट बनी, hunarhaat.org। ये 2017 में आई। और इसी के साथ एक आपका ई मार्केट प्लेस एक पोर्टल भी बना है, एक वेब पोर्टल बना, जिस पोर्टल को भी 2017 में शुरू किया गया। और वैसे अब क्या नियम है कि कोई भी व्यक्ति अगर चाहे, कोई विदेशी भी अगर चाहेगा, तो वो hunarhaat.org के माध्यम से या ई मार्केट प्लेस के माध्यम से वो भारत के किसी कारीगर या शिल्पकार के प्रोडक्ट को वो खरीद सकता है। तो ऐसे करके इनकी ऑनलाइन मार्केट भी शुरू हो गई। तो दोस्तों हुनर हाट आपको समझ में आ गया। अब इसके बारे में हम आगे की चीजें जानते हैं। अभी हाल ही की अगर हम लोग बात करें तो हाल ही में जो 26वां संस्करण जो है, इसका उद्घाटन किया गया। तो किसने किया था दोस्तों? इसका उद्घाटन स्मृति ईरानी जी ने, राजनाथ सिंह जी ने या फिर आपके नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह जी ने किया था। और ये आपका हुनर हाट जो है, ये शिल्पकार और कारीगर द्वारा अपने उत्पादों को बिक्री करने के लिए बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हुनर हाट की बात करेंगे तो अभी हाल ही में ये आपका जो 26th संस्करण शुरू हुआ, ठीक है। ये आपका क्या है दोस्तों? ये आपका हुनर हाट है, जो कि अभी इसकी शुरुआत जो होगी, ये होगी 21 फरवरी से। ये कब से है दोस्तों? ये 21 फरवरी से शुरुआत हो गई है और ये चलेगा कब तक? ये चलेगा 1 मार्च 2021 तक, ठीक है। 1 मार्च 2021 तक इसको पूरी की पूरी मार्केट को चलाया जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर हुनर हाट की हम लोग बात करेंगे तो हुनर हाट ऑनलाइन भी चल रहा है। और ऑनलाइन चलने के लिए दोस्तों इसमें 2 सिस्टम है। एक तो इनकी अपनी वेबसाइट है hunarhaat.org, ठीक है, .org के माध्यम से। और दोस्तों एक ई मार्केट प्लेस जो वेब पोर्टल है, इस पोर्टल के माध्यम से भी इसकी खरीद की जा सकती है, ठीक है। तो यानी कि आपका hunarhaat.org और ई मार्केट प्लेस के माध्यम से ऑनलाइन प्रोडक्ट्स सेलिंग भी हो रही है और ऑनलाइन प्रोडक्ट्स खरीदे भी जा सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से दोस्तों क्या होगा कि आपका जो हुनर हाट लग रहा है, ये तो कहां लग रहा है? भारत में लग रहा है। लेकिन अगर कोई विदेशी भारतीय भी चाहे, तो यदि कोई विदेशी भारतीय भी चाहेगा, तो वो क्या कर सकता है दोस्तों? वो भारत के शिल्पकारों और कारीगरों के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको वो ऑनलाइन खरीद सकता है, ठीक है। सभी का क्लियर है कि नहीं? तो ये दोस्तों 21 तारीख को शुरू हुआ है और ये कब तक चलेगा? ये आपका 1 मार्च 2021 तक चलेगा, ठीक है। इस बार का जो विषय बनाया गया, देखिए इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कोविड-19 का बवाल बहुत ज्यादा चल रहा है। तो कोविड-19 की वजह से जो आपका नरेंद्र मोदी जी ने जो पहल चलाई थी, वोकल फॉर लोकल, तो ध्यान रखिएगा इसका विषय इस बार यही रखा गया है, वोकल फॉर लोकल, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, वोकल फॉर लोकल क्या है? इस बार के हुनर हाट का क्या है? इस बार के हुनर हाट का थीम रखा गया है। क्लियर हो गया सभी का? तो ये आपका इस बार का क्या है? विषय। और इस बार का विषय होने के साथ साथ इस बार 31 स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज के लगभग 600 कारीगर क्या हो रहे हैं? लगभग 600 कारीगर इसमें, इस हुनर हाट में क्या हो रहे हैं? शामिल हो रहे हैं, ठीक है। कारीगर और इवन शिल्पकार इसमें क्या होंगे? शामिल होंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों अब तक कब से कब तक चलेगा? ये चलेगा 21 फरवरी से 1 मार्च 2021 तक इसको क्या किया जाएगा? इसको चलाया जाएगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ई मार्केट प्लेस के बारे में मैंने आपको अभी बताया था। ये कब शुरू हुआ था? ये 2017 में शुरू हुआ है। वैसे हुनर हाट का सिस्टम जो शुरू हुआ था ये 2016 में।
अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से हुनर हाट आयोजित किए जा रहे हैं ताकि शिल्पकारों और कारीगरों के जो माल होते हैं, देखिए एक बात ध्यान रखिए, भारत का हैंडीक्राफ्ट हमेशा नंबर 1 था, नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा। तो भारत के हैंडीक्राफ्ट को आगे बढ़ाने की लिए ये पहल चलाई गई है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग हुनर हाट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, स्मृति ईरानी जी कौन है दोस्तों? ये हमारी महिला और बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय की मंत्री हैं। ठीक है, राजनाथ सिंह जी कौन है दोस्तों? ये हमारे रक्षा मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपको पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहेंगे भाई। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहां पर बात हो रही है कौन से शहर की? होशंगाबाद की। ठीक है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश का एक शहर है, जिस शहर को जो शहर आपका नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, नर्मदा को एक तरीके से दोस्तों, नर्मदा को लाइफ लाइन कहते हैं, मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन कही जाती है रिवर। ठीक है, तो नर्मदा रिवर पर ये बना हुआ आपका होशंगाबाद जो शहर है, इस शहर का नाम चेंज किया जा रहा है। इस शहर का नाम पड़ रहा है दोस्तों नर्मदापुरम। ठीक है, इस शहर का नाम क्या पड़ रहा है? शहर का नाम पड़ रहा है दोस्तों क्या? नर्मदापुरम इसका नाम रखा जा रहा है। ठीक है, तो नर्मदा नदी के नाम पर इसका नया नाम पड़ेगा नर्मदापुरम, इसका नया नाम होगा। ठीक है, इसका नया नाम होगा। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें कि होशंगाबाद, होशंगाबाद का नाम फिर होशंगाबाद कैसे पड़ गया, तो मैं आपको बता दूं, कभी आपने सुना होगा, अगर आप मान लीजिए गुजरात से आ रहे हैं, तो गुजरात से जब एमपी की साइड आते हैं, तो गुजरात से एमपी के आने पर बॉर्डर पे मालवा का पठार पड़ता है। मालवा प्लेट्यू रीजन है, जहां पर भील और कोल जनजाति बहुत फेमस है। तो मालवा के इलाके का जो सबसे पहला राजा था दोस्तों, उसका नाम था मालवा के प्रथम राजा, मालवा के कैसे राजा, प्रथम राजा या प्रथम शासक जो था, उसका नाम ही था दोस्तों, वो एक बहुत बड़ा हमलावर भी था, उसका नाम था होशंग शाह। होशंग शाह, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, होशंग शाह के नाम पर, होशंग शाह के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया था। कौन सा शहर? होशंगाबाद शहर इसका नाम रखा गया था। ठीक है, अब उसी का नाम क्या हो रहा है दोस्तों? नर्मदापुरम उसका नाम रखा जा रहा है। ऐसे कई सारे नाम चेंज हो चुके हैं, जैसे आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ही आपका 2016 के समय में आपका मुगल सराय का नाम चेंज कर दिया गया था, उसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर घोषित किया गया था। ठीक है, उसी के समय हमारा एक बंदरगाह था जिसका नाम था कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह का नाम भी रखा गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, तो इस तरीके से नाम बहुत चेंज हुए, जैसे आपने देखा इलाहाबाद का नाम चेंज हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारे नाम चेंज हुए। उन्हीं चेंजमेंट में दोस्तों होशंगाबाद का नाम अब क्या पड़ गया है? होशंगाबाद का नाम अब रख दिया गया है नर्मदापुरम। ठीक है, तो ऑफिशियली इसको क्या बोला जाएगा? नर्मदापुरम। लेकिन इस बात का प्रस्ताव अभी किसने पास किया है? इस बात का प्रस्ताव दोस्तों नर्मदा यानी कि मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने पास किया। अब ये जो नियम है मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 2,3,4 साफ कहता है कि किसी भी राज्य की सरकार को अगर अपने इस राज्य में कोई भी चेंजमेंट करने हैं, भाषा चेंज करनी है, भाषा का नाम चेंज करना है, राज्य का नाम चेंज करना है, या राज्य तोड़ने हैं, जोड़ने हैं, ऐसा कुछ करना है, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बाहर हो गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बाहर हो गया, अगर ऐसा कोई काम करना है तो उस राज्य की विधानसभा को पहले एक बिल बनाकर पास करना होता है। फिर वो इसको राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति इसको पार्लियामेंट को देता है, पार्लियामेंट इसको जनरली पास कर देता है, फिर प्रेसिडेंट साइन करता है, तब ये ऑफिशियली नाम क्या होगा दोस्तों? चेंज होगा। ठीक है, सभी का क्लियर है? तो ये आर्टिकल नंबर 2,3,4 में आता है संविधान के। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद ये तो बात हो गई दोस्तों होशंगाबाद की। अगर हम लोग बात करेंगे आपका क्या गोसाईपुर, तो जानिए कि गोसाईपुर एक पॉपुलर विलेज है आपका वाराणसी का, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, अब दोस्तों अगर होशंगाबाद की बात करते हैं तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं, ध्यान रखिएगा, ये वही होशंगाबाद है जहां पर पेपर करेंसी मिल है, जहां पर हमारी जो मुद्रा होती है दोस्तों, उसकी जो करेंसी हमारी करेंसी का जो पेपर बनता है वो कहां पर बनता है? वो हमारे होशंगाबाद शहर में बनता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों अगर एमपी की बात की जाएगी तो एमपी में दोस्तों, एमपी में अभी हाल ही में क्या हुआ था? हाल ही में वहां पर एक मांडू फेस्टिवल मनाया गया था, इसके बारे में मैं आप लोग को बता चुका हूं। ठीक है, इसके साथ धार जिले में मनाया गया था। एमपी में अभी हाल ही में फर्स्ट एडवेंचर पार्क स्थापित किया गया है, और ये आपका धार में स्थापित किया गया है फर्स्ट एडवेंचर पार्क, जो कि डायनासोर के जीवाश्म में यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है,
क्लियर है। उसके बाद दोस्तों एमपी की स्टैटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो एमपी की स्टैटिक्स की अगर बात करेंगे हम तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नर्मदा रिवर यहाँ की लाइफलाइन बोली जाती है। और नर्मदा रिवर जो है दोस्तों, इस पर एक बहुत पॉपुलर डैम बना है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है सरदार सरोवर डैम। वैसे तो ये डैम गुजरात का है, लेकिन बना ये नर्मदा रिवर पर ही है और मध्य प्रदेश की स्वीकृति से बना है। तो सरदार सरोवर डैम बोलते हैं इसको, ठीक है, सरदार सरोवर डैम कहा जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये इससे मध्य प्रदेश के बहुत सारे गांवों को, सैकड़ों गांवों को नुकसान भी हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगर एमपी की बात करेंगे तो नर्मदा नदी पर ही दोस्तों एक जल प्रपात बना हुआ है जो कि बहुत पॉपुलर है, जो कि आपका जबलपुर में है। आपने इसका नाम सुना होगा। जबलपुर जो शहर है, जबलपुर शहर में दोस्तों एक जल प्रपात है, इसको बोलते हैं धुआंधार। कभी नाम सुना है इसका? धुआंधार एक जल प्रपात भी है जो कि बहुत फेमस है। कौन सी रिवर पर दोस्तों? ये भी आपका नर्मदा नदी पर है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इतनी सारी चीजें क्लियर है आपको। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे धुआंधार जलप्रपात की, तो ये जबलपुर में बना है। अगर दोस्तों बात जबलपुर की आई है, तो जबलपुर की अगर बात आई है तो मैं आपको बता दूं, इसी जबलपुर में आपका वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय भी है, ठीक है। WCR का मुख्यालय, WCR मतलब दोस्तों वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय भी कहां पर बना है? जबलपुर में बना है, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर एमपी की बात करेंगे दोस्तों तो इंदौर एमपी का और पूरे देश का सबसे साफ देश घोषित किया गया है। ये मैंने आपको कल भी बताया था। 2020 में ये लगातार चौथी बार सबसे साफ शहर घोषित हुआ था, ठीक है। क्लियर है। अगर दोस्तों एमपी की बात करते हैं तो एमपी में ही एक और रिवर भी है जिसका नाम है ताप्ती, ठीक है। क्लियर है। एमपी में अगर पर्वतों की बात करेंगे तो एमपी में विंध्याचल, सतपुड़ा और अमरकंटक के पर्वत भी है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। सभी लोग क्लास को शेयर भी कर देंगे भाई, है ना। क्लास को अगर आप शेयर जितना करेंगे दोस्तों उतना ही ज्यादा क्या आएगा, उतना ही ज्यादा मजा भी आएगा क्लास को आगे बढ़ाने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक ब्रिटिश लड़की है, एक ब्रिटिश गर्ल है, जो कि जिसका नाम, जिसके सामने मैं लिख रहा हूं, ये जो आपकी हैरिसन है, जैस्मिन हैरिसन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैस्मिन हैरिसन एक ब्रिटिशर है जो कि केवल 21 साल की है दोस्तों, केवल 21 साल की, 21 इयर्स की इस लड़की ने अभी हाल ही में दिसंबर 2020 में अपना एक अभियान शुरू किया, जो कि आपका यॉर्कशायर से शुरू किया गया था, मतलब ब्रिटेन से शुरू किया गया। और इसने अटलांटिक ओशन को पूरा अकेली दबे पार किया है। 70 दिनों में इसने इसको पार किया, 70 दिनों में 3 घंटे में 48 मिनट में, ठीक है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो आपकी जैस्मिन हैरिसन है, जैस्मिन हैरिसन के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आ चुका है। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है दोस्तों? अटलांटिक ओशन को इन्होंने वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट पास किया है, ठीक है। और ये जो इन्होंने पास किया है दोस्तों, इसके लिए इन्होंने क्या किया? लगभग 3000 मील, ध्यान रखिएगा, लगभग 3000 मील, 4828 किलोमीटर कह सकते हैं, 4828 किलोमीटर की दूरी तय की है। और इसकी दूरी इन्होंने तय की है 70 दिनों में, 70 दिन 3 घंटे 48 मिनट में, 48 मिनट में इन्होंने ये दूरी तय की है, ठीक है। ये इनका अपना क्या है दोस्तों? ये इनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हो गया है, जो कि दोस्तों अगर हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड की इनकी बात करें तो इन्होंने जो ये अपना जो अभियान शुरू किया था, इनके अभियान को शुरू किया गया था दोस्तों 12 फरवरी को, ठीक है। इनका जो अभियान शुरू किया गया था वो शुरू किया गया था 12 फरवरी को इनका अभियान शुरू हुआ था 2020 में। और दोस्तों इन्होंने अपना खत्म किया था 12 फरवरी नहीं, 12 दिसंबर है सर, 12 दिसंबर 2020 को शुरू किया था और 20 फरवरी 2021 को इनका अभियान दोस्तों क्या हुआ है? खत्म हुआ है, ठीक है। इन्होंने जो अपना अभियान शुरू किया था वो दोस्तों इनका शुरू हुआ था कैनरी आइलैंड से। कैनरी आइलैंड ध्यान रखिएगा, एक स्पेनिश आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है ये, और ये यूरोप के निकट ही है। और इन्होंने जो खत्म किया दोस्तों, इनका जो खत्म हुआ है जो अभियान, वो एंटीगुआ आइलैंड पे हुआ है, एंटीगुआ आइलैंड पर हुआ, ठीक है। तो एंटीगुआ में इनका अभियान खत्म हुआ है और इन्होंने कैनरी से अभियान शुरू किया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो जितने भी अभियान होते हैं, जितने भी अटलांटिक एक्सपेडिशन या कितने भी पर्वतारोहण के एक्सपेडिशन होते हैं, बिना स्पॉन्सर की मदद से ये नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए दोस्तों,
ये जो आपका अभियान था, अटलांटिक एक्सपेडिशन था, इसको तलिश्कर विस्की अटलांटिक एसोसिएशन ने पूरा कराया। ठीक है, सॉरी, तलिश्कर विस्की अटलांटिक एसोसिएशन ने इसको स्पॉन्सर किया था। ठीक है, एसोसिएशन ने इसको दोस्तों क्या किया था, एसोसिएशन ने इसको स्पॉन्सर किया था इस एक्सपेडिशन को, जो कि इनका कौन सा एक्सपेडिशन था दोस्तों, ये एक्सपेडिशन का नाम था अटलांटिक एक्सपेडिशन। अटलांटिक एक्सपेडिशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सभी को क्लियर है। ये कहां से शुरू किया गया दोस्तों, जो इन्होंने शुरुआत की थी वो तो कैनरी से की थी, ऑफिशियली जो इनका अभियान जो शुरू किया गया था वो यूनाइटेड किंगडम के नॉर्थ यॉर्कशायर से शुरू हुआ था। ठीक है, नॉर्थ यॉर्कशायर से, यहां से इनको झंडी दिखाई गई थी। नॉर्थ यॉर्कशायर से ऑफिशियली ये शुरू किया गया था। ठीक है, और फिर इन्होंने जो अपना स्विमिंग स्टार्ट की थी वो 12 फरवरी को इन्होंने कैनरी आइलैंड से स्टार्ट की, जो कि स्पेन के अधीन आता है। ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट दोस्तों, ये तो हो गया आपका क्या, ये हो गया तलिश्कर विस्की अटलांटिक एसोसिएशन के द्वारा स्पॉन्सर किया हुआ अटलांटिक एक्सपेडिशन, जो कि 21 साल की एक लड़की है जैस्मिन हैरिसन ब्रिटिशर, इसने नॉर्थ यॉर्कशायर से ऑफिशियली शुरू किया था। अटलांटिक ओशन से ईस्ट टू वेस्ट इन्होंने दूरी तय की है 4828 किलोमीटर की दूरी इन्होंने 70 दिन 3 घंटे 48 मिनट में पूरी की। 12 दिसंबर को इन्होंने अपना प्रोग्राम शुरू किया था और एंटीगुआ पहुंचने में इनको 20 फरवरी 2021 का समय लग गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है सभी का। अगर दोस्तों हम लोग आरोही पंडित की बात करें तो ध्यान रखिएगा, आरोही पंडित कौन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट इंडियन वुमेन पायलट है ये, जिन्होंने अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को एक सिंगल रनवे में पास कर दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपकी जो आरोही पंडित है ये एक इंडियन पायलट है, ये इंडियन पायलट है और इन्होंने, इनका भी एक अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट मूव में ही, एक ही मूव में एक लाइट एयरक्राफ्ट से इन्होंने अटलांटिक ओशन, अटलांटिक और पैसिफिक एक बार में पार कर दिए थे। ठीक है, एक बार में इसको इन्होंने पार किया था। तो ये आपकी आरोही पंडित है, जो खुद भी क्या है, जो खुद क्या है दोस्तों, ये खुद आरोही पंडित जी एक पायलट है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सभी का क्लियर है, तो सभी लोग क्लासेस को शेयर भी करते रहेंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में हुआ। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 2021 का जो संस्करण है ये संस्करण कहां हो रहा है, कर्नाटका में हो रहा है। ठीक है, इस बार खेलो इंडिया गेम्स कहां हो रहे हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो हो रहे हैं वो आपके कर्नाटका में हो रहे हैं। और लास्ट ईयर जो पहला वाला हुआ था वो हुआ था दोस्तों 2020 का, 2020 का जो हुआ था ये हुआ था दोस्तों भुवनेश्वर में, यानी कि आपका कहां पर हुआ था दोस्तों, ये उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, और 2020 में जो ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था, इसमें दोस्तों 3182 एथलीट्स ने भाग लिया था। ठीक है, इसमें 3182 एथलीट्स आए थे, जिनमें लगभग 158 यूनिवर्सिटीज ने टेक पार्ट किया था। 158 यूनिवर्सिटीज ने टेक पार्ट किया था, जिनमें से विजयी कौन बना दोस्तों, विजेता थी कौन, विजेता थी पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी इसकी क्या बनी थी, विजेता बनी थी। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी विजेता बनी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2020 में आपका जो खेल रत्न पुरस्कार होते हैं उसमें जो आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार होता है, जिसमें 15 लाख रुपए की कैश मिलता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार, जो कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में आता है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में आता है। और ध्यान रखिएगा, इस बार पंजाब यूनिवर्सिटी को दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिए, 2020 का राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार 2020 किसको दिया गया दोस्तों, पंजाब यूनिवर्सिटी को ही दिया गया था। ठीक है, क्लियर है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग, इस बार के यूनिवर्सिटी गेम जो हो रहे हैं 2021 के, ये कहां पर होंगे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये कहां पर इस बार आयोजित होने वाले हैं, केरल में ये आयोजित होने वाले हैं। और ये वाला जो था ये कौन सा था दोस्तों, ये पहला था, और ये वाला जो होने वाला है ये सेकंड यूनिवर्सिटी गेम इस प्रकार के होने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो इसकी घोषणा कर्नाटका के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी ने की थी, और आपके मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जिनके मंत्री कौन है, किरण रिजिजू। तो ध्यान रखिएगा, अभी घोषणा हाल ही में ये घोषणा किरण रिजिजू जो कि आपके खेल मंत्री हैं, इन्होंने
और आपके मुख्यमंत्री कर्नाटक के जो येदियुरप्पा जी हैं, इन्होंने इसकी घोषणा की थी। ठीक है, इन लोगों ने घोषित किया कि हम लोग यहाँ कर्नाटक में इस बार क्या होने वाला है, इस बार आपका यूनिवर्सिटी गेम्स होने वाले हैं। किसके? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। क्लियर है सभी को? अब इसका जो ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो होने वाला है, ध्यान रखिएगा इसका आयोजन कौन करेगा और कैसे करेगा। ध्यान रखिएगा इसका आयोजन कौन करने वाला है दोस्तों? कर्नाटक की जैन यूनिवर्सिटी इसको आयोजित कर रही है। कर्नाटक की जैन यूनिवर्सिटी इसको क्या कर रही है? इसको आयोजित कर रही है। ठीक है, आयोजित करेगी। और ये यूनिवर्सिटी कहाँ है दोस्तों? ये यूनिवर्सिटी बैंगलोर में है। कहां पर है ये यूनिवर्सिटी? बैंगलोर में है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी कहां पर है दोस्तों? बैंगलोर में। ठीक है, तो इनके द्वारा आयोजित किया जाएगा। ध्यान रहे इस बार का जो 2021 का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होने वाला है, मैं आपको बता दूं इस बार योगा और इस बार मलखंबा दो गेम अलग से जोड़े जा रहे हैं। ठीक है, योगा और मलखंबा गेम्स को क्या किया जा रहा है? गेम्स के रूप में शामिल किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो 2021 है, कर्नाटक में ये सब क्या किए जाएंगे? आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, सभी का क्लियर है? और बाकी मैंने आपको 2020 का बता दिया। इतना क्लियर हो गया दोस्तों? ठीक है, तो बाकी असम की बात करें, मैंने आपको असम के बारे में बहुत कुछ अभी बताया भी था। असम में भी हाल ही में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना शुरू हुई है, जिसके तहत नरेंद्र मोदी ने मेघालय से असम और इवन ईस्टर्न असम और अरुणाचल में ब्रिजेस डाले हैं, जिसके तहत वो योजना शुरू की गई है। ठीक है, सिक्किम की बात करेंगे दोस्तों, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम का जो फेमस रिवर है कौन सी है दोस्तों? तिस्ता है। ठीक है, सिक्किम की फेमस जो शेड्यूल्ड ट्राइब है वो कौन सी है? भूटिया है। सिक्किम की एक और फेमस शेड्यूल्ड ट्राइब है जिसका नाम है लेप्चा। ठीक है, ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। सिक्किम का गठन कब हुआ था? 1975 में हुआ था। ठीक है, सिक्किम के बारे में कल मैंने आपको बताया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम है, सिक्किम बैंक को अपने अधीन कर लिया है, मतलब कि अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अधीन कर लिया है। ये एकमात्र बैंक थी जो आरबीआई के दायरे में नहीं थी। ठीक है, क्लियर हो गया सभी का? तो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर बनते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सभी लोग क्लास को शेयर भी कर देंगे भाई। ठीक है, शेयर करना देखिए आप लोगों का काम होता है और पढ़ाना हमारा काम है। ठीक है, एक बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपके यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, जो ये आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है, ये गेम अंडर 25 कैटेगरीज में रखे जाते हैं। ठीक है, अंडर 25 मतलब 25 साल से कम वाले। ठीक है, क्लियर हो गया सभी का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 में क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का खिताब किसको दिया गया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपके दिवंगत जो आपके एक्टर हैं सुशांत सिंह राजपूत जी को दिल बेचारा के लिए, ठीक है, इनको दिल बेचारा जो इनकी आखिरी मूवी है दिल बेचारा के लिए इनको बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर के रूप में इनको ये अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों, अगर हम बात करें बॉबी देओल की, तो बॉबी देओल को वेब सीरीज का बेस्ट एक्टर दिया गया है, और ये दिया गया है आश्रम के लिए। ठीक है, आश्रम के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, जो बेस्ट वेब सीरीज, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बेस्ट वेब सीरीज के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है एज ए मेल एक्टर। ठीक है, क्लियर है? बाकी की चीजों की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो मैं आपको यहां बता देता हूं, यहां पर आपका सुशांत सिंह राजपूत की जो मूवी है कौन सी है? दिल बेचारा। ठीक है, अब अगर दोस्तों हम लोग यहां पर बात करते हैं एक्ट्रेसेस और एक्टर की, तो ध्यान रखिएगा बेस्ट एक्ट्रेसेस जो घोषित हुई है, बेस्ट एक्ट्रेस जो घोषित हुई है वो दीपिका पादुकोण है, जिनको छपाक मूवी के लिए क्या दिया गया है? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर मेल की बात करेंगे, एक्टर की बात करेंगे, तो अक्षय कुमार जी को दिया गया है। अक्षय कुमार जिनकी एक मूवी रिलीज हुई थी कौन सी? लक्ष्मी मूवी के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। ठीक है, क्लियर है सभी का? उसके बाद दोस्तों अगर बात करेंगे क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड, तो किसको मिला है? सुशांत सिंह राजपूत को दिल बेचारा के लिए दिया है। तो दोस्तों जो क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेसेस का जो अवार्ड है वो कियारा आडवाणी को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस यानी फीमेल एक्टर को जो दिया गया है वो दिया गया है कियारा आडवाणी को दिया गया है। ठीक है, आडवाणी को दिया गया, और इनकी किस मूवी के लिए दिया गया दोस्तों? गिल्टी के लिए इनको ये अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, अगर हम लोग दोस्तों वेब सीरीज की बात करेंगे,
तो वेब सीरीज में बेस्ट एक्टर में मैंने आपको बता दिया, बेस्ट एक्टर में कौन है दोस्तों, बॉबी देओल है, ठीक है, आश्रम मूवी के लिए। और बेस्ट वेब सीरीज में जो बेस्ट एक्ट्रेस है, जो बेस्ट एक्ट्रेस है दोस्तों, वो है सुष्मिता सेन को घोषित किया गया है। सुष्मिता सेन को घोषित किया गया है। इनकी एक वेब सीरीज है आर्या, आर्या के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स आपके लिए बनते हैं, जो कि क्वेश्चन में तो केवल एक ही था, लेकिन बाकी की चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। और ध्यान रखिएगा, आपकी 19 स्कैम एक मूवी, आपकी एक वेब सीरीज थी स्कैम 1992। तो ध्यान रखिएगा, वेब सीरीज, जो वेब सीरीज को डिक्लेयर किया गया है, वो वेब सीरीज कौन सी है दोस्तों, स्कैम नाम की एक वेब सीरीज है, उसको सबसे बेस्ट वेब सीरीज के रूप में डिक्लेयर किया गया है। दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे दादा साहब फाल्के जी की, तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार जो है, ध्यान रखिएगा, ये कौन से वर्ष में शुरू हुए थे दोस्तों, 1969 में ये शुरू हुए थे, ठीक है। दादा साहब फाल्के हैं कौन दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, इंडिया के सबसे पहले प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्क्रीन सिनेमा के रूप में पितामह माने जाते हैं। और आपके जो दादा साहब फाल्के थे, राजा हरिश्चंद्र इनकी पहली मूवी थी, जो कि 1913 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र, ये आप लोगों को पता भी होगा, ये तो आपके स्टैटिक्स में भी आ जाता है। राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र इनकी पहली मूवी थी, और ये मूवी लॉन्च हुई थी 1913 में। भारत की पहली फुल लेंथ मूवी थी राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। सभी का क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में निर्यात संगठन FIO, जिसको हम लोग बोलते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ने नए अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसको नियुक्त किया? तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, जो आपके ए शक्तिवाल है, ए शक्तिवाल को अभी हाल ही में क्या किया गया है, FIEO का अध्यक्ष घोषित किया गया है, ठीक है। इसको अध्यक्ष घोषित किया गया है, जो कि आपके FIO के क्या बने अध्यक्ष। दोस्तों अगर बात करेंगे FIO है क्या, तो ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों। ये इसका क्या है, इसका फुल फॉर्म है। और अगर हम लोग इसकी बात करेंगे फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की, दोस्तों अगर बात करते हैं, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका 1965 में 1965 में ये शुरू हुआ था, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये किसके अधीन आता है, मैं आपको बता दूं, ये आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। इस चीज को क्लियर है आपका ये। उसके बाद दोस्तों, ये जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल एक्सपोर्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1965 में स्थापित हुई थी दिल्ली में, इसके अभी नए चीफ बनाए गए हैं। कौन नए चीफ बने हैं? ए शक्तिवेल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपके जो ए शक्तिवेल जी हैं, ये आपके टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ठीक है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के भी ये क्या है, ये इसके भी चेयरमैन है, इसके भी चेयरमैन के रूप में ये कार्य करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये अब आपके FIEO के अध्यक्ष भी बन गए हैं, और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के भी ये चीफ है, ठीक है। ये आपका टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या है दोस्तों, हमारे भारत से जो आपका जो कॉटन है, जो कपड़ा है, कपड़े को एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए, इसको निर्यात करने के लिए एक परिषद का गठन किया गया था, जो कि आपका टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वैसे तो ये 1992 में कमीशन किया, मतलब कमीशन का मतलब इसको ऑथराइज किया गया था। क्लियर है सभी का, ये जान लीजिए। और आपका फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करती है, जिसका मुख्यालय दोस्तों कहां बनाया गया है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अभी आपके ए शक्तिवाल जी इसमें अभी शक्तिवाल जी बने हैं, तो इसकी जगह कौन हटा है, तो ध्यान रखिएगा, SK सराफ का पद हटा दिया गया, ठीक है। ये पद मुक्त हो गए, तो इनके पद मुक्त होने के बाद अभी कौन बना है, ए शक्तिवाल बने हैं, ठीक है। क्लियर है सभी का। अगर दोस्तों बात करेंगे हम लोग यहाँ पर किसकी बात करते हैं, हम लोग राहुल सचदेवा की, तो ध्यान रखिए, ये archibis.com के क्या है, चीफ है राहुल सचदेवा। ये आपके फाउंडर है किसके,
archibiz.com के ये क्या है, चीफ है और फाउंडर भी है, ठीक है। इसके सीईओ भी है और ये फाउंडर भी है, ठीक है। सभी का क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी लोग क्लासेस को शेयर भी क्या करिए, ठीक है, ताकि मन लगा के क्लास को आगे बढ़ाया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में, बहुत इजी क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का उद्घाटन किसने किया? तो अभी हाल ही में मोटेरा का उद्घाटन दोस्तों किसने किया है? रामनाथ कोविंद जी ने किया था, ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया। और अभी आपको मैं बता दूं, जो मोटेरा है, मोटेरा स्टेडियम वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम है, ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेडियम है, ठीक है। कहां पर बना है दोस्तों? ये अहमदाबाद में बना है। और अब इसका नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसका नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर इसका नामांकन किया जाएगा, ठीक है। तो अब इसका नाम होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल स्टेडियम, जो कि मोटेरा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। सभी का क्लियर है कि नहीं? ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में अगर अहमदाबाद के बारे में दोस्तों देखें तो अहमदाबाद हमारे हिस्टोरिकल प्लेस में भी बहुत फेमस है। और आपको मैं बता दूं, अहमदाबाद में भारत में सबसे ज्यादा टेक्सटाइल मिल है। 66 टेक्सटाइल मिल केवल किसके पास है? अहमदाबाद के पास। दूसरी नंबर पर आता है आपका मुंबई, जिसके पास 55 टेक्सटाइल मिल्स है, ठीक है। तो 11 के मल्टीपल में याद हो जाएगा आपको अहमदाबाद। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसी अहमदाबाद के पास केवड़िया में क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है। वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसकी हाइट 182 मीटर है और जिसको राम सुतर जी ने क्या किया है? डिजाइन किया है। इसमें आपका ब्रॉन्ज कलर्ड जो आपकी ब्रास की जो आपकी इसकी स्टैच्यू बनी है, 182 मीटर इसकी क्या है दोस्तों? हाइट है, ठीक है। केवड़िया में बनी है, केवड़िया जगह का नाम है और नर्मदा नदी के तट पे बनी है, ठीक है। और ये आपका अहमदाबाद है। तो अहमदाबाद आपके साबरमती आश्रम के रूप में भी बहुत ज्यादा फेमस रहा है, ठीक है। सभी का क्लियर है कि नहीं है? चलिए, अमित शाह जी कौन है? सभी को पता है, हमारे भारत के गृह मंत्री जी कौन है? अमित शाह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग क्लास को शेयर भी करेंगे। तो हाल ही में क्या हुआ है? हाल ही में मैरीटाइम इंडिया समिट के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये जो मैरीटाइम इंडिया समिट है 2021 जो इस बार होने वाला है, ये होगा आपका 2 मार्च से कब होने वाला है? 2 मार्च से 4 मार्च के बीच होगा। 2 मार्च से 4 मार्च 2021 के बीच ये दोस्तों वर्चुअली कंडक्ट किया जाएगा। वर्चुअली मतलब ये आपका जो इस समय कोविड-19 के जो रूल्स है उसकी वजह से मैरीटाइम इंडिया समिट, ये जो मैरीटाइम इंडिया समिट होगा, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको संबोधित करेंगे और ये आपका 2 मार्च से 4 मार्च के बीच वर्चुअली आयोजित होगा, ठीक है। अब दोस्तों ये किसके अधीन आता है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका समिट है, इस समिट की पहली बात तो मैरीटाइम इंडिया समिट की खासियत क्या है? ये क्या चाहते हैं? इनका उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखिए, इनका उद्देश्य है, मैरीटाइम का मतलब समुद्री क्षेत्र, तो इनका उद्देश्य है समुद्री क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देना और नए रास्तों की खोज करना। समुद्री क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देना और नए रास्तों की खोज करना, ठीक है। सो समुद्री क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार को क्या देना? बढ़ावा देना। और इसके साथ साथ नए रास्तों की या नए व्यापारिक मार्गों की क्या करना? खोज करना। और नए कौन से संसाधन खोजे जा सकते हैं, कौन सी और चीजें व्यापार में बढ़ाई जा सकती हैं, वो काम करना है मैरीटाइम इंडिया समिट में। ध्यान रखिएगा, पहला इसका जो समिट हुआ था सन 2020 में फरवरी में इसका पहला समिट आयोजित किया गया था। इस बार इसका कौन सा समिट है दोस्तों? इसका दूसरा ही समिट इस बार क्या हो रहा है? आयोजित हुआ है, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों ये किसके अधीन आता है? ध्यान रखिएगा, ये आता है किसके अधीन? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट शिपिंग एंड वाटरवेज। ध्यान रखिएगा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट शिपिंग एंड वाटरवेज के अधीन आता है, ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट शिपिंग एंड वाटरवेज यानी कि जल मार्ग, ठीक है। तो ये जो आपका मंत्रालय है, इस मंत्रालय के अधीन ही ये आपका ये समिट जो आयोजित होता है, इस मंत्रालय के अधीन ही क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपने नाम सुना होगा मनसुख मांडविया का। मनसुख मांडविया जी इसके क्या है? मंत्री हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के मनसुख मांडविया जी, मनसुख
मांडविया इसके मंत्री हैं। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका मैरीटाइम इंडिया समिट, जो अभी हाल ही में 2 मार्च से 4 मार्च के बीच में क्या किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। क्लियर है? तो सभी को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप लोग क्लासेस को प्लीज करके शेयर करते रहा करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, आपको यकीन मानिए। पूरी रात बैठकर जब हम लोग इसको तैयार करते हैं, फिर उसके बाद सुबह जब डिलीवर होता है दोस्तों, तो सुबह उठ के जब मेरी 7 बजे नींद खुलती है, तो सबसे पहले मैं यही देखता हूँ कितने बच्चों ने भी देखा। तो जब शुरुआत में 300-400 तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद दोस्तों ये शेयरिंग होनी बंद, मतलब कि क्लासेस बंद हो जाती हैं। अगर हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम किसके लिए कर रहे हैं बताइए? आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए गए, आपसे कुछ भी नहीं लिया गया, आपसे कोई भी, आपको इवन ये भी नहीं बोला जाता है कि पीडीएफ का आपको 2 रुपए भी देना है, आपको कुछ नहीं देना है। तो आप लोग के लिए फ्री में हो रहा है, उसके बाद भी आप लोग अगर नहीं पढ़ेंगे तो ये तो शायद बहुत हमारे लिए डिमोरलाइजेशन की बात हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो समिट हो रहा है इसका जो इंडस्ट्री पार्टनर है वो कौन है? फिक्की है। फिक्की इसका इंडस्ट्री पार्टनर है इस समिट का। ठीक है, औद्योगिक पार्टनर इसका फिक्की बना है। दोस्तों अगर फिक्की की बात करें तो ध्यान रखिए फिक्की है क्या? फिक्की एक उद्यमी संगठन है जो 1927 में स्थापित हुआ था। 1927 में स्थापित हुआ जो फिक्की है दोस्तों, ये उद्यमी संगठन जाना जाता है, यानी कि इंडस्ट्रीज का संगठन है, जिसको बोलते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि आपका नई दिल्ली में बना है, और उदय शेखर जी इसके क्या है? चीफ है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो दोस्तों दिल्ली में है, और उदय शेखर इसके क्या है? चीफ है। ठीक है, उदय शेखर इसके चीफ है। तो ये आपका क्या है? फिक्की है। तो फिक्की इस बार के समिट का क्या है दोस्तों? इस बार के समिट का इंडस्ट्री पार्टनर बना हुआ है। ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया आपका फिक्की। दोस्तों ऐसे ही ध्यान रखिएगा, भारत में एक और है, उसको बोलते हैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसको बोलते हैं CII। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत में उद्यमी संगठन मेन जो है वो 3 है, एक CII है, एक फिक्की है, और एक दोस्तों एसोचैम है। एक और क्या है? एसोचैम, एसोसिएशन ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, तो एसोचैम, ये 3 उद्यमी संगठन इंडिया में है, जिनमें आपका CII सबसे पुराना है। इसको दोस्तों बोलते हैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये उद्यमी संगठनों का समूह है, जो कि 1895 में क्या हुआ था? स्थापित। दोस्तों मैंने बार बार आपको बता रहा हूं, ये उद्यमी इंडस्ट्रीज के क्या है? संगठन। जो उद्यमी संगठनों के जो समूह होते हैं वो 3 प्रकार के हैं हमारे भारत में। एक CII है, एक आपका एसोचैम है, और एक फिक्की है। यह स्थापित हुआ था 1920 में, और सबसे नया जो है दोस्तों कौन है? 1927 का फिक्की है। क्लियर हो गया? तो ये उद्यमी संगठनों के समूह है। क्लियर है सभी का? तो ये हो गया आपका क्या? मैरीटाइम इंडिया समिट, जो अभी 2 मार्च से 4 मार्च के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य को बढ़ाने के लिए भारत ने विश्व बैंक के साथ समझौता किया? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में ऐसा ये किसके साथ हुआ है? नागालैंड के साथ हुआ है। नागालैंड में आपको बता दूं, नागालैंड में ऐसा शिक्षा का स्तर बढ़ाने की बात क्यों हो रही है? क्योंकि आपको मैं बता दूं 1960 के समय में नागालैंड जब असम के पार्ट में आता था, तो नागालैंड में एक सिस्टम चलाया गया था जिसको बोला गया था अफ्स्पा। आपको पता है अफ्स्पा क्या है? अफ्स्पा क्या है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत असम राइफल्स के जवानों को पूरा अधिकार दिया जाता है कि वो किसी को भी कहीं से भी किसी भी के भी घर से उठा सकते हैं, बिना अपील, बिना वकील, बिना देरी, जस्ट लाइक ए रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो इसका विरोध नागालैंड में बहुत होता है। नागालैंड में एओ, अंगामी जनजातियां जो है, नागा, एओ, अंगामी, सेमा, ये 4 मेन जनजातियां हैं, जो कि कुछ आपके अलगाववादियों में भी शामिल है। तो उन लोगों को पकड़ने के लिए, रोकने के लिए, उनको खत्म करने के लिए अफ्स्पा जब चलाया गया, तब से नागालैंड में बहुत ज्यादा इस प्रकार का विरोध होता है। तो तब से क्या किया गया दोस्तों? अभी हाल ही में यहाँ पर क्या किया गया है? नागालैंड गवर्नमेंट के, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक, एक तो नागालैंड की गवर्नमेंट हो गई, दूसरा भारत सरकार हो गई, और भारत सरकार के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपकी वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ध्यान रखिएगा WBG, आप लोगों को क्लासों में मैंने बहुत बताया। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो ये जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, ये 5 संगठनों का संस्था है। ठीक है, समूह है। इसमें आपका IBRD सबसे ऊपर आता है, फिर IDA आता है, फिर IFC आता है, फिर मीगा आता है, और फिर आपका ICSID आता है। ये आपके 5 संगठन मिलके क्या बनते हैं दोस्तों? वर्ल्ड बैंक बनते हैं। इसका गठन 1944 में हुआ था। IDA का गठन 1960 में हुआ था। IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का गठन 1956 में हुआ था। मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी जो थी, 1988 में बनी थी।
और आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ये 1966 में बना था। भारत वर्ल्ड बैंक का संस्थापक देशों में आता है। डेविड मालपास इसके चीफ है और भारत इसका मेंबर नहीं है। ठीक, भारत इस पांचवें संगठन का मेंबर भारत नहीं है। ठीक है, तो अभी हाल ही में भारत सरकार, नागालैंड गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक ने 68 मिलियन डॉलर, 68 मिलियन डॉलर का क्या किया है, सौदा किया है। ये सौदा दोस्तों क्या करेगा, ये सौदा नागालैंड के बारे में काम करेगा। ये सौदा दोस्तों नागालैंड कक्षा, शिक्षा और संस्थागत वो संस्थान परियोजना। ठीक है, कक्षा, शिक्षा एवं संसाधन यानी कि रिसोर्सेस, संसाधन परियोजना, ये परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके तहत दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये जो परियोजना है इसके तहत 1.5 लाख बच्चों को, ठीक है, लगभग 1.5 लाख बच्चों को, 1.5 लाख स्टूडेंट्स को इससे क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ लगभग 20,000 टीचर्स को भी इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये है आपका क्या, ये है आपका कौन सी परियोजना दोस्तों, शिक्षा, कक्षा, शिक्षा एंड संसाधन परियोजना, जो कि आपकी वर्ल्ड बैंक की मदद से की जा रही है। भारत ऋण किसे लेगा, भारत IBRD से ऋण लेगा 68 बिलियन डॉलर का। ठीक है, क्लियर है सभी को, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर नागालैंड की बात कर ही रहे हैं तो नागालैंड में अभी हाल ही में अमूर नाम का एक पक्षी बहुत फेमस हुआ था। अमूर पक्षी जो कि एक साइबेरियन पक्षी है, और उसको मारने पर नागालैंड की गवर्नमेंट ने रोक लगा दी थी कि हमारे नागालैंड में इस पक्षी को नहीं मारा जाएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। और आज हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जो सेंट्रल एक्साइज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 24 फरवरी को, हर साल 24 फरवरी को CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज जो है CBEC, तो इनको, इनके लिए क्या, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम जो है, इनके लिए ध्यान रखिएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज जो कस्टम है, इसका गठन जो अगर देखा जाए तो इसका गठन हुआ था दोस्तों कब, 1964 में हुआ था। ठीक है, और इन्हीं के गठन के, इन्हीं के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम के लिए 24 तारीख को हर साल क्या बनाया जाता है दोस्तों, एक्साइज डे बनाया जाता है, यानी सेंट्रल एक्साइज डे बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है सभी का। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर 12 अप्रैल को देखें तो 12 अप्रैल आपका दिया हुआ है। 12 अप्रैल के बारे में अगर देखना है तो ध्यान रखिएगा, 12 अप्रैल को बोला जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पेस फ्लाइट। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ठीक है, ये इंटरनेशनल डे मनाया जाता है आपका 12 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, अगर 8 मार्च की बात करें तो यहाँ पर हाल ही में 8 मार्च विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड वुमेन्स डे मनाया जाता है। और आपका 10 मार्च को मनाया जाता है, इसको मनाया जाता है, ये नेशनल डे है बी एन एंजल डे। ठीक है, बी एन एंजल ऑफ समवन। ठीक है, बी एन एंजल ऑफ, बी एन एंजल ऑफ समवन, ठीक है, डे के रूप में इसको नेशनल स्तर पे मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतने रखते हैं, आज की करंट अफेयर्स आपकी इतनी थी। दोस्तों हम लोग कल फिर से सुबह 7 बजे आएंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि क्लासेस को शेयर करते रहा करिए ताकि क्लासेस को अच्छे से चला जा सके। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।